नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक कैंसर के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। वो है प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट। प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ट्यूमर की ग्रेड, स्टेज, एज और आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। प्रोस्टेट कैंसर बहुत स्लोली ग्रो करता है और कुछ पेशेंट, स्पेशली जो हमारे एल्डरली पेशेंट होते हैं और हैविंग अदर सीरियस प्रॉब्लम्स, उन पेशेंट में तो कभी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ऐसे पेशेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन और वॉचफुल वेटिंग और एक्टिव सर्विलेंस। तो प्रोस्टेट कैंसर में फर्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव सर्विलेंस के बारे में। इसका मतलब होता है पेशेंट को क्लोजली मॉनिटरिंग करना। इसमें हम आपके प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन दैट इज PSA का ब्लड टेस्ट करते हैं एवरी 6 मंथली, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं एटलीस्ट वंस ए ईयर, पेशेंट के प्रोस्टेट बायोप्सी और अदर जो इमेजेस हैं लाइक CT स्कैन और MRI एवरी 1 to 3 ईयर में करते हैं। और फर्दर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके इन टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर। नाउ बात करते हैं व्हाट इज वॉचफुल वेटिंग और ऑब्जर्वेशन। यह एक लेस इंटेंसिव टाइप का फॉलोअप है। इसका मतलब इस टेस्ट में हम खुद टेस्ट करवाते हैं और मेनली रिलाई करते हैं आपके सिम्टम्स के चेंजेस के ऊपर। इसका मतलब है वॉचफुल वेटिंग में हम आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसमें कैंसर को क्योर नहीं करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सर्विलेंस एंड वॉचफुल वेटिंग। एंड व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर देम? इनके इंडिकेशन है जब कैंसर आपका कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, आपका पेशेंट एल्डरली है और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, अब जब ट्यूमर स्लो ग्रोइंग कर रहा है, स्मॉल है और प्रोस्टेट के अंदर ही है, प्रोस्टेट से बाहर नहीं निकला है और PSA का लेवल लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml है। चलिए अब बात करते हैं सर्जरी के बारे में, जो कि प्रोस्टेट कैंसर में बहुत कॉमन चॉइस होती है। प्रोस्टेट की सर्जरी को हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी कहते हैं। इसमें हम ऑपरेशन करके आपका पूरा प्रोस्टेट और सराउंडिंग टिश्यू जैसे कि सेमिनल वेसल को निकाल देते हैं। दिस ऑपरेशन हम ओपन सर्जरी से, लैप्रोस्कोपिकली और रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी करके करते हैं, रोबोट की हेल्प की सहायता से। नाउ अब बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क ऑफ सर्जरी। तो CA प्रोस्टेट की सर्जरी के रिस्क भी वही होते हैं जो अदर सर्जरीज के होते हैं, जैसे रिएक्शन टू एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स, ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट आपके पैरों में या आपके लंग्स में, डैमेज ऑफ नियर बाय ऑर्गन और इन्फेक्शन। चलिए अब बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ सर्जरी। सर्जरी में कॉमनली साइड इफेक्ट होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब लीकेज ऑफ यूरिन। यह लीकेज आपका अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। इसका मतलब आप प्रेशर देख के, जब भी एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है आपका यूरिन लीक कर जाता है। ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। जब आपका सर्जरी करते हैं तो आपका जो ब्लैडर नेक का एरिया है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, ब्लैडर फुल होके ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है और कंटिन्यूअस इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपके ऑर्गेज्म का चेंज आ सकता है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो सकता है, आपके पैरों में एडिमा हो सकता है जिसे हम लिम्फेडिमा कहते हैं, आपके पेनिस की लेंथ में कमी आ सकती है और हर्निया हो सकता है। अब बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी के बारे में। रेडिएशन थेरेपी में हम हाई एनर्जी की रेस और पार्टिकल्स को यूज करते हैं जो कैंसर सेल्स को किल करती हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ रेडिएशन थेरेपी। जब कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है और लो ग्रेड का होता है, रेडिएशन थेरेपी को हम हार्मोनल ट्रीटमेंट के साथ भी यूज करते हैं जब वो कैंसर नियर बाय टिश्यू को इन्वॉल्व कर लेता है, और रेडिएशन थेरेपी को हम यूज करते हैं जब कोई कैंसर रिकर कर जाता है या कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाता है सर्जरी के बाद भी। और कभी ये कैंसर एडवांस कैंसर में भी होता है, उसमें भी हम रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं टू कंट्रोल द कैंसर और साथ में आपके सिम्टम्स को कम करने के लिए। अब बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। रेडिएशन थेरेपी के टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं,
एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, उसे हम EBRT कहते हैं, और ब्रेकियोथेरेपी और इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। इन EBRT मींस एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी में आपके प्रोस्टेट को हम मशीन के थ्रू आपके शरीर के बाहर से फोकस करते हैं और रेडिएशन थेरेपी देते हैं। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट टेक्निक है 3D CRT, मतलब 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी। IMRT मींस इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, जो कि बहुत कॉमनली यूज की जाती है। थर्ड इज SBRT मींस स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी एंड प्रोटॉन बीम रेडिएशन थेरेपी। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी की वजह से आपका रेक्टम का इरिटेशन हो सकता है, उसमें आपको बार बार लूज मोशन हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है जिसे प्रोक्टेटाइटिस कहते हैं। इरिटेशन ऑफ द ब्लैडर होता है, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और मिक्चुरेशन बढ़ जाती है और ब्लड इन यूरिन आता है, जिसे रेडिएशन सिस्टाइटिस कहते हैं। आपके पेनिस की इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फटीग लग सकता है, और लिम्फेडिमा मतलब आपके पैरों में इडिमा हो सकता है। अब बात करते हैं ब्रेकियोथेरेपी के बारे में। ब्रेकियोथेरेपी में हम स्मॉल रेडियो एक्टिव पैलेट्स और सीड्स को आपकी बॉडी में प्लेस करते हैं, और ये 2 प्रकार की होती है। ये तो परमानेंट होती है, जिसमें लो डोज इमिशन होता रहता है कंटिन्यूअसली, और टेम्परेरी जिसमें हाई डोज का इमिशन हो सकता है। बोथ थेरेपी में अलग अलग टाइप के रेडिएशन पैलेट्स यूज करते हैं। इसके बाद में अदर ट्रीटमेंट्स में आता है क्रायोथेरेपी और क्रायोसर्जरी फॉर प्रोस्टेट कैंसर। इसमें हम लोग एक कोल्ड टेम्परेचर, जिससे आपका प्रोस्टेट कैंसर टिश्यू फ्रीज होके किल हो जाता है। यह किसी तरह की सर्जरी नहीं है, इसका नाम क्रायोसर्जरी है, पर यह किसी तरह का सर्जरी नहीं है। इसको हम लोग यूज करते हैं जब आपका प्रोस्टेट कैंसर रेडियोथेरेपी के बाद में रिकर कर जाता है। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ क्रायोथेरेपी। इसमें आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं हार्मोनल थेरेपी के बाद। हार्मोनल थेरेपी में आपको एक एंड्रोजन सप्रेशन थेरेपी दी जाती है, जिसमें आपके जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो प्रोस्टेट कैंसर को ग्रोथ करने के लिए स्टिमुलेट करता है, उसको लो लेवल किया जाता है, ताकि ये टेस्टोस्टेरोन आपके प्रोस्टेट कैंसर सेल के ऊपर जाके काम नहीं कर सके। जब ये प्रोस्टेट कैंसर जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक लो लेवल पे चला जाता है, तो उसे हम कैस्ट्रेट लेवल कहते हैं। यह मेल हार्मोन मेनली आपके टेस्टिस से, इसके अलावा एड्रिनल से और प्रोस्टेट कैंसर सेल से भी सीक्रेट होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन को हार्मोन हम कम कर देते हैं, इससे आपका ये प्रोस्टेट कैंसर श्रिंक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोस्टेट कैंसर से क्योर हो गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ हार्मोनल थेरेपी। जब कैंसर आपकी बॉडी में दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड आउट या एक्सटेंड हो गया है या फैल गया है, जिसमें आपको सर्जरी और रेडियोथेरेपी से क्योर नहीं कर सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी इज द फर्स्ट चॉइस। उसके अलावा व्हेन कैंसर इज रिमेन और रिकर आफ्टर रेडिएशन थेरेपी। इसके अलावा आप कुछ रेडिएशन थेरेपी के साथ में भी हार्मोनल थेरेपी देते हैं, एंड सम पेशेंट में बिफोर रेडिएशन थेरेपी भी हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं, क्योंकि हार्मोनल थेरेपी देने से कैंसर श्रिंक हो जाता है और रेडिएशन थेरेपी ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगी। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हार्मोनल थेरेपी। पहला जो हार्मोनल थेरेपी है वो है लोअर द टेस्टिकुलर एंड्रोजन, यानी टेस्टोस्टेरोन को एक लेवल तक डिक्रीज कर देना। इसके लिए हम करते हैं आपके दोनों टेस्टिस ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, जिसे ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं, जिसे हम सर्जिकल कैस्ट्रेशन भी कहते हैं। इसके अलावा LHRH एगोनिस्ट कुछ मेडिसिन है, जैसे ल्यूप्रोलाइड, गोसरलिन, जो आपके इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेवल को लो कर देती है, जिसे हम मेडिकल कैस्ट्रेशन कहते हैं। किंतु LHRH एगोनिस्ट जब हम देते हैं तो आपको जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कुछ समय के लिए बढ़ता है और उसके बाद में परमानेंटली लो लेवल पे चला जाता है। इस स्लाइटली जो कुछ समय के लिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, उससे आपके कैंसर के सिम्टम बढ़ सकते हैं, जिसे हम फ्लेयर ऑफ सिम्टम कहते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए हम एक ड्रग होती है एंटी एंड्रोजन, वो कुछ सप्ताह पहले चालू करते हैं। अब बात करते हैं LHRH एंटागोनिस्ट लाइक डेगारेलिक्स। यह दवाई हम टेस्टोस्टेरोन को
लेवल को बहुत क्विकली लो कर देती है और इसमें किसी तरह का फ्लेयर ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होता है। सेकेंड लाइन ऑफ हार्मोनल थेरेपी है ट्रीटमेंट ऑफ लोअर एंड्रोजन लेवल फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के अलावा एड्रिनल ग्लैंड से भी सीक्रेट होता है। यह दवाई है एब्रिनाट्रोन। दिस ड्रग को हम स्टेरॉइड के साथ में यूज करते हैं। इसके इंडिकेशंस हैं जब प्रोस्टेट कैंसर एडवांस है, हाई रिस्क के प्रोस्टेट कैंसर जिसमें आपका ग्लीसन स्कोर हाई होता है और कैंसर बोन में स्प्रेड आउट हो गया है, मतलब मेटास्टेसिस हो गया है। कुछ पेशेंट में कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर में भी एब्रिट्रोन का यूज किया जाता है। एब्रिट्रोन के अलावा दूसरी ड्रग है कीटाकोनाजोल, बट कीटाकोनाजोल के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम एब्रिट्रोन ही प्रीफर करते हैं। थर्ड लाइन ऑफ मैनेजमेंट इन हार्मोनल थेरेपी इज टू ड्रग दैट स्टॉप एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन टू वर्क, मतलब टेस्टोस्टेरोन को काम करने ही नहीं देती है। ऐसी ड्रग है एंटी एंड्रोजन, जो कि आपके जो एंड्रोजन रिसेप्टर है प्रोस्टेट कैंसर पे, जहां पे भी एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे टेस्टोस्टेरोन अटैच होता है और आपके कैंसर को फ्लेयर अप कराता है। ये एंटी एंड्रोजन उस रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को उसके ऊपर अटैच नहीं होने देते हैं और आपका प्रोस्टेट कैंसर नहीं बढ़ता है। ये दवाइयां हैं फ्लूटामाइड, बाइक्लोटामाइड, निलुटामाइड एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग इज बाइक्लोटामाइड। अब ये जो ड्रग्स है एंटी एंड्रोजन, उसके इंडिकेशंस क्या है? ये इंडिकेशन तब यस करते हैं जब ऑर्किडेक्टोमी या LHRH एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट काम नहीं कर रहे हैं। स्टॉप द फ्लेयर ऑफ LHRH एगोनिस्ट, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, LHRH एगोनिस्ट देने से आपका फ्लेयर ऑफ सिम्टम होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और सब कुछ समय हम इस ड्रग को आपके ऑर्किडेक्टोमी या LHRH एगोनिस्ट के साथ में कंटिन्यू रखते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं, जिसे बोलते हैं कंप्लीट एंड्रोजन ब्लॉकेट। कुछ न्यूअर एंटी एंड्रोजन्स हैं जैसे एंजिलोटामाइड, ये आपके प्रोस्टेट कैंसर को स्प्लिट करने से रोकती है। ये जब प्रोस्टेट कैंसर आपके प्रोस्टेट में ही है लेकिन आपके अदर हार्मोनल थेरेपी काम नहीं कर रही है, वहां पे ये एंजिलोटामाइड वर्क करता है। इसके अलावा कुछ मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर जहां पे कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट और सेंसिटिव ट्यूमर में भी एंजिलोटामाइड काम करता है। ना अब बात करते हैं हार्मोनल थेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये आपके सेक्सुअल डिजायर को कम कर देती है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देती है, आपकी बॉडी में हॉट फ्लैशेस करती है, आपके ब्रेस्ट का टेंडरनेस कर सकती है या उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकती है, तो आपके ब्रेस्ट लुक लाइक फीमेल्स हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं। एनीमिया, आप में खून की कमी हो सकती है, आपके मसल मास की कमी हो सकती है, आपका एक वेट गेन हो जाता है बिकॉज ऑफ फैट, एंड आपको दिन भर फटीग जैसा लगता है और आप एक डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। पर यहां मैं आपको कुछ प्रोस्टेट कैंसर जो हार्मोन ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं उनके कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूं। पहली टर्मिनोलॉजी होती है कैस्ट्रेट सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर। जैसे मैं आपको कैस्ट्रेट लेवल के बारे में बता चुका हूं। कैंसर जो आपका होता है वो टेस्टोस्टेरोन को जितना लेवल ले करके रखेंगे आपका कैंसर कंट्रोल में रहता है। जैसे कि आपको आप ऑर्किडेक्टोमी करके आपके LHRH एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट देके हम आपका कैंसर को कंट्रोल करके रखते हैं, जिसे बोलते हैं कैस्ट्रेट सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर। बट जब ये लो टेस्टोस्टेरोन लेवल काम करना बंद कर देता है, उस टेस्टोस्टेरोन का लेवल को आपने कैस्ट्रेट लेवल पे किया हुआ है, इसके बाद भी प्रोस्टेट कैंसर ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, इसे हम कहते हैं CRPC, कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर। इसमें आपका PSA लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आपका लो, इवन आपके लो टेस्टोस्टेरोन लो लेवल पे है। इसके लिए हम लोग आपकी अदर हार्मोनल ट्रीटमेंट यूज करते हैं लाइक एब्रिनाट्रोन और एंजिलोटामाइड। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी होती है HRPC, मतलब हार्मोन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर। जिस प्रोस्टेट कैंसर में किसी भी तरह की हार्मोनल ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ले है, हमने एब्रिनाट्रोन यूज किया है, एंजिलोटामाइड यूज किया है, उसके बाद भी आपका PSA बढ़ रहा है और कैंसर बढ़ रहा है, इसे हम हार्मोन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। ये एंटी कैंसर ड्रग्स होती है जो आपके वेन में इंजेक्ट की जाती है, आपको ओरली भी दी जा सकती है। इसका यूज हम प्रोस्टेट कैंसर जो आपके शरीर में फैल गया है, प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के बाहर चला आया है, आपके लिम्फ नोड में बॉडी में फैल चुका है, उसमें यूज करते हैं, जहां पे हार्मोनल थेरेपी काम करना बंद कर देती है। मतलब HRPC केस, हार्मोन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर में कीमोथेरेपी का यूज है।
इसमें मोस्ट कॉमनली ड्रग हम जो यूज करते हैं वो है डॉक्सीटैक्सल। उसके अलावा कार्बिजीटैक्सल भी हम यूज कर सकते हैं। अब हर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस, माउथ सोर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। कुछ अदर एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स भी हैं जो अभी इवोल्यूशन फेज में हैं, वो है इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। चलिए अब बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर जो कि आपके बोन्स में स्प्रेड कर गया, यानी बोन में मेटास्टेसिस हो गया, उससे आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड कर गया है, मेटास्टेसिस हो गया है, उसमें में बोन मेटास्टेसिस में फर्स्ट ड्रग हम जो यूज करते हैं वो है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट का काम क्या है? ये आपके बोन सेल की ग्रोथ को कम कर देती है, जो कि आपके बोन पेन को रिलीव करती है। आपके कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है बोन मेटास्टेसिस में, उसको कम करती है, कैंसर की ग्रोथ को कम कर देती है और इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, ताकि बोन के फ्रैक्चर के चांस, जिसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं, के चांस कम हो जाते हैं। द मोस्ट कॉमन ड्रग इज जोलिड्रोनिक एसिड। ये ड्रग हम 3 से 4 सप्ताह में आईवी के थ्रू देते हैं। इसके साथ में किंतु कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये ड्रग कैल्शियम लेवल को कम कर देती है। इसके अलावा फॉर बोन मेटास्टेसिस हम देते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी टू रिड्यूस द बोन पेन एंड रिड्यूस द प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड टू प्रिवेंट पैरालिसिस, क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड कोलैप्स हो सकता है और आपकी स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसको ये स्पाइन फ्रैक्चर की वजह से कंप्रेस होकर आपको पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा हम सर्जरी भी करते हैं बोन मेटास्टेसिस में, जिसे काइफोप्लास्टी कहते हैं। एक छोटी सर्जरी है जो कि आपकी जो पेनफुल कॉलस बोन ऑफ स्पाइन है, स्पाइन की जो कॉलैप्स हो जाती है बोन्स, उनको स्टेबलाइज कर देते हैं। अब इसके अलावा हम पेन किलर भी मेटास्टेसिस और प्रोस्टेट कैंसर में यूज करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। अभी तक हमने बात किया व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस जो प्रोस्टेट कैंसर में हम लोग यूज करते हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज। प्रोस्टेट कैंसर स्टेज डिपेंड करती है आपके कैंसर स्प्रेड के ऊपर, पीएसए लेवल के ऊपर, ग्लीसन स्कोर जो बायोप्सी से पता पड़ता है, एट फर्स्ट टाइम ऑफ डायग्नोस, जब पहली बार डायग्नोस हुआ उस समय ये तीनों चीजें देखी जाती है। देख के हम लोग आपका स्टेज का पता करते हैं। स्टेज 1 क्या होती है? स्टेज 1 होती है जब प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है, ग्लीसन स्कोर 6 और लेस है और आपका पीएसए लेवल लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml है। ऐसे पेशेंट में हम लोग एक्टिव सर्विलेंस कर सकते हैं, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी कर सकते हैं और रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। स्टेज 2, इसमें भी जो कैंसर है आपका वो प्रोस्टेट के बाहर ग्रोथ नहीं किया है, किंतु आपका ग्लीसन स्कोर हाई है, हाई पीएसए है। अगर आपका पेशेंट एल्डरली है और बहुत इल है, ऐसे पेशेंट में हम वॉचफुल वेटिंग या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर आपका पेशेंट यंग एंड फिट है तो हम रेडिएशन थेरेपी और रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी करते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 3, जब ट्यूमर प्रोस्टेट के बाहर चला जाता है और आसपास के जो ऑर्गन है जैसे कि ब्लैडर और रेक्टम को इन्वॉल्व कर लेता है, तो इसे हम स्टेज 3 कहते हैं। किंतु इसमें कैंसर लिम्फ नोड और आपके डिस्टेंट ऑर्गन लाइक बोन, लीवर, लंग्स में नहीं गया है, तो इसे स्टेज 3 कहते हैं। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम रेडिएशन थेरेपी के साथ में हार्मोनल थेरेपी यूज करते हैं और कुछ पेशेंट में अगर फिजिबल हो तो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी करने के बाद में रेडिएशन थेरेपी देते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 4, जब प्रोस्टेट कैंसर आपके लिम्फ नोड में स्प्रेड कर गया है या डिस्टेंट ऑर्गन लाइक बोन, लंग या लीवर में स्प्रेड आउट कर गया है। ऐसे केस में हम जब फर्स्ट लाइन थेरेपी है वो है हार्मोनल थेरेपी विद और विदाउट रेडिएशन थेरेपी। सेकेंड लाइन थेरेपी इज स्टिल हार्मोनल थेरेपी, दैट इज एब्रेट्रॉन, एंड थर्ड लाइन थेरेपी इज एंजिलोटामाइड। और जब ये कैंसर इन सभी हार्मोनल थेरेपी से रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसे HRPC कहते हैं, उसमें हम कीमोथेरेपी यूज करते हैं। इस स्टेज 4 में हम TURP भी करते हैं फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ प्रोस्टेटिक सिम्टम एंड आल्सो गिव द ट्रीटमेंट फॉर बोन मेटास्टेसिस। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, बोन मेटास्टेसिस में भी हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। सो फ्रेंड, मैं आशा करता हूं आपके जो प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में जो क्वेश्चंस हैं उसके मैंने जवाब दे दिए होंगे। सो फ्रेंड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।